नमस्कार, उत्तराखंड समाचार में आपका स्वागत है। मैं शिखा त्यागी। सबसे पहले मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत पहुंचे हरिद्वार। कुंभ से जुड़ी 120 करोड़ की विकास योजनाओं का किया लोकार्पण। कहा, कुंभ की भव्यता और दिव्यता के लिए प्रतिबद्ध है सरकार। राहत और बचाव के लिए टिहरी झील में की जाएगी हाई स्पीड मोटर बोट की तैनाती। पुलिस मुख्यालय ने 1 स्पीड मोटर बोट और 2 रेस्क्यू मोटर बोट की खरीद को दी मंजूरी। चंपावत जिले के मां पूर्णागिरी धाम को ट्रस्ट बनाए जाने की कवायद हुई शुरू। शासन की सैद्धांतिक सहमति के बाद जिला प्रशासन ने 5 सदस्यीय समिति का किया गठन। आज है विश्व गौरैया दिवस। गौरैया के संरक्षण के लिए राज्य के कई क्षेत्रों में चलाया जा रहा है अभियान। कोटद्वार और नैनीताल में पक्षी प्रेमी कर रहे लोगों को जागरूक। अब समाचार विस्तार से। कुंभ के तहत आज मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने हरिद्वार में करीब 120 करोड़ की लागत की विभिन्न विकास योजनाओं का लोकार्पण किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि कुंभ की भव्यता और दिव्यता के लिए सरकार प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि कुंभ पूरे विश्व की धरोहर है और ये 12 साल में एक बार आता है। ऐसे में कुंभ को लेकर लोगों में उत्साह तो जरूर था, लेकिन कोविड-19 को लेकर असमंजस की स्थितियां बनी हुई थी। इससे यहां के व्यापारी वर्ग से लेकर आम जन में चिंताएं थी। इसी चिंता को देखते हुए हमारी सरकार ने कुंभ में आने जाने की अनावश्यक रोक टोक को खत्म कर दिया है। लेकिन उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा जारी कोविड-19 की गाइडलाइंस को हर हाल में पूरा करना होगा। अखाड़ा परिषदों से लेकर श्रद्धालुओं को कोविड-19 की गाइडलाइंस के अनुपालन के बारे में बताया गया है। मां गंगा से यही मैंने मांग की है कि हमारा जो कुंभ है वो सफल हो, भव्य और दिव्य हो और किसी को इससे कोई कष्ट न हो, दुविधा न हो। कुल मिलाकर के सभी जो अखाड़ा परिषद हैं, साधु संत हैं, यहाँ का समाज है, यहाँ का व्यापारी है, और निश्चल भाव से इसका लाभ उठाएं। बाहर के लोगों को मैं निमंत्रण देता हूँ, वो भी गंगा स्नान करके जाएं। वहीं कार्यक्रम में उपस्थित केंद्रीय शिक्षा मंत्री डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक ने कहा कि महाकुंभ को लेकर केंद्र सरकार ने राज्य सरकार की दिल खोलकर मदद की है। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि हरिद्वार में हाईवे निर्माण के बाद उत्तराखंड आने जाने वालों को काफी सुगमता होगी। इससे समय और धन दोनों की बचत होगी। हरिद्वार के लोग पूरी दुनिया के लोगों का आतिथ्य करते हैं, हर कीमत पर करते हैं, अपनी कठिनाइयों के बाद ये आतिथ्य करते हैं। तो मुझे भरोसा है कि जो लोग इस मिशन में जुटे हुए वो इस कुंभ को बहुत अच्छी तरीके से पूरी दुनिया का ये कोरोना काल का सबसे बड़ा उत्सव मनाएंगे। टिहरी झील में एडवेंचर स्पोर्ट्स की बढ़ती गतिविधियों और पर्यटकों की संख्या को देखते हुए पुलिस यहां सुरक्षा इंतजाम बढ़ाने जा रही है। इसके तहत झील में जल्द ही एक हाई स्पीड मोटर बोट तैनात की जाएगी। ये बोट एसडीआरएफ की ओर से खरीदी जा रही है। झील में कोई भी घटना होने पर मोटर बोट से तेजी से राहत और बचाव कार्य किया जाएगा। पुलिस महानिदेशक अशोक कुमार ने बताया कि अतिवृष्टि, बादल फटना और त्वरित बाढ़ की घटनाओं के दौरान एसडीआरएफ द्वारा राहत एवं बचाव कार्यों को और अधिक प्रभावी बनाने के लिए पुलिस मुख्यालय द्वारा 1 स्पीड मोटर बोट एवं 2 रेस्क्यू मोटर बोट का क्रय किया जा रहा है। इनका प्रयोग टिहरी झील क्षेत्र में पर्यटकों एवं स्थानीय जनता की सुरक्षा, जलीय आपदाओं में समय समय पर आयोजित होने वाले विभिन्न स्नान पर्वों, कांवड़ मेला एवं कुंभ मेले में प्रभावी बचाव के लिए किया जा सकेगा। 40 वर्ग किलोमीटर दायरे में फैली टिहरी झील में अभी राहत और बचाव कार्य के लिए राफ्ट, कयाक का सहारा लिया जाता है। इससे प्रभावितों तक उतनी तेजी से मदद नहीं पहुंच पाती। वहीं नदियों में श्रद्धालुओं के डूबने की घटनाओं को देखते हुए रुद्रप्रयाग, देवप्रयाग और ऋषिकेश के शिवपुरी व त्रिवेणी घाट में जल पुलिस तैनात कर दी गई है। पीएससी की 2 बाढ़ राहत कंपनियों का गठन भी किया गया है, जो राहत कार्य में जुटेंगी। तंग गलियों में आगजनी की घटनाओं पर त्वरित कार्यवाही करने के लिए फायर सर्विस बड़े पैमाने पर मिनी हाई प्रेशर इक्विपमेंट खरीदने जा रहा है। इसके साथ ही फायर सर्विस की बाइकों का बेड़ा भी बढ़ाया जा रहा है।
आधुनिकतम उपकरणों की खरीद पर लगभग 6 करोड़ 70 लाख रुपए का खर्च आने का अनुमान है। फायर सर्विस के डिप्टी डायरेक्टर एस.के. राणा ने बताया कि इस बार की खरीद का फोकस तंग गलियों में अग्निकांड पर काबू पाने वाले यंत्रों पर है, लिहाजा मोटरसाइकिलों का बेड़ा भी बढ़ाया जा रहा है। वहीं प्रदेश में पहली बार एक साथ 5 फोम टेंडर खरीदे जा रहे हैं। फोम टेंडर से केमिकल और पेट्रोल या किसी अन्य ज्वलनशील पदार्थ के कारण लगी आग पर काबू आसानी से पाया जा सकता है। ऐसे में इन फोम टेंडरों को औद्योगिक क्षेत्रों में तैनात किया जाएगा ताकि किसी भी अप्रिय घटना होने पर तेजी और आसानी से विकराल आग पर भी आसानी से काबू पाया जा सके। हमारी 14 बड़ी गाड़ियां वाटर टेंडर और फोम टेंडर क्रय करने की कार्रवाई प्रचलित है। साथ ही साथ जो तंग गलियों की जहां तक बात है कि बड़ी गाड़ियों का इनग्रेस नहीं हो पाता है तंग गलियों में या नैरो लेन्स में, वहां पर जो है बैक टच सेट मोटरसाइकिल जो बुलेट पे माउंटेड होते हैं, वो फायर एक्सटिंग्विशर होते हैं वाटर मिस्ट बेस 99 लीटर के, वो भी क्रय किए जाने की कार्रवाई जो है प्रचलित है हमारी। साथ ही जो है एक अत्याधुनिक मोटर बाइक फायर इंजन जो है जिसका डेमोन्स्ट्रेशन भी किया गया था अग्निशमन आपात सेवा फायर स्टेशन देहरादून पर, उसकी कार्रवाई भी प्रचलित है। और आने वाले समय में जो है चूंकि मैकेनाइज्ड फायर फाइटिंग का समय आ गया है, तो रोबोट और फायर फाइटिंग ड्रोन्स इस तरफ भी जो है विचार किया जा रहा है। चंपावत जिले में स्थित पूर्णागिरि धाम को ट्रस्ट बनाए जाने की कवायद शुरू हो गई है। जिलाधिकारी विनीत तोमर ने बताया कि शासन के निर्देश पर मां पूर्णागिरि मंदिर को एक ट्रस्ट का स्वरूप दिया जाना है। इसके लिए अपर जिलाधिकारी की अध्यक्षता में 5 सदस्यीय समिति गठित कर दी है। इस समिति में एसडीएम टनकपुर, पर्यटन अधिकारी सहित अन्य अधिकारियों को शामिल किया गया है। उन्होंने बताया कि ये समिति जागेश्वर ट्रस्ट व वैष्णो देवी ट्रस्ट का आकलन करेगी। इसके साथ ही स्थानीय लोगों और पुजारियों के हितों का ध्यान रखकर एक प्रस्ताव बनाएगी जिसे शासन को भेजा जाएगा। हमें शासन स्तर से जानकारी प्राप्त हुई है, उनके द्वारा एक पत्र भेजा गया है कि शासन ने निर्णय ले लिया है कि पूर्णागिरि मेले को ट्रस्ट का रूप दे दिया जाए। तो शासन ने हमसे ये अपेक्षा की है कि हम यहाँ से स्ट्रक्चर और कार्य प्रणाली का प्रस्ताव वहां शासन को भेजेंगे। हमारा जो वैष्णो देवी का ट्रस्ट है, बोर्ड है, हमारा जो अल्मोड़ा का बोर्ड है, ट्रस्ट है, इनको भी स्टडी करेंगे। इसके हिसाब से जो भी स्ट्रक्चर निकल के आएगी उस स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग हम देखेंगे पुजारियों को या जो वहाँ के लोग हैं, समिति है, उनको कहाँ जगह दी जा सकती है और इसमें कौन कौन जो है स्टेक होल्डर्स रहेंगे, उसी के अकॉर्डिंग प्रस्ताव बना के हम शासन को भेजेंगे। वहीं शासन द्वारा पूर्णागिरि मंदिर को ट्रस्ट बनाए जाने पर स्थानीय जनप्रतिनिधि कमल रावत ने खुशी जाहिर की है। उन्होंने कहा कि पूर्णागिरि मंदिर को ट्रस्ट बनाए जाने से मंदिर के विकास के साथ ही श्रद्धालुओं को भी अच्छी सुविधाएं मिलेंगी। जो सरकार ने पूर्णागिरि धाम को ट्रस्ट बनाने का निर्णय लिया है, ये बहुत ही सराहनीय कदम है। इससे जो मंदिर समिति में पैसा आएगा, जो मंदिर में पैसा आएगा वो ट्रस्ट में उसी मंदिर के विकास के लिए यूज होगा और जिससे सुविधाएं, बहुत सारी सुविधाएं मिल सकती हैं लोगों को और इससे मंदिर में और आकर्षण बढ़ेगा। लोग ज्यादा से ज्यादा आएंगे और अपनी श्रद्धा से चढ़ावा करेंगे और जिस चढ़ावे का सदुपयोग होगा। और ये इस कदम के लिए क्षेत्र में खुशी की लहर है और हम लोग इसका समर्थन करते हैं। गौरतलब है कि टनकपुर निवासी नरेश सकारी ने 30 अप्रैल 2019 को हाई कोर्ट नैनीताल में जनहित याचिका दायर कर पूर्णागिरि धाम को ट्रस्ट बनाए जाने की मांग की थी, जिस पर हाई कोर्ट ने शासन को निर्णय लेने के निर्देश दिए थे। हम लोगों ने 30 अप्रैल सन 2019 को कोर्ट में ये दायर किया था कि हमारी एक संघर्ष समिति बनाई हम लोगों ने, और हम लोगों ने ये कहा कि हम लोग हिंदू जागरण मंच में पहले हुआ करते थे। हम लोग कई वर्षों से जो है ट्रस्ट की मांग उठाते रहे, कई हस्ताक्षर अभियान चलाए और कई कार्यक्रम और कई बार कई मुख्यमंत्रियों को ये पूर्णागिरि ट्रस्ट अपनाया जाए करके मांग रखी। हमें हाई कोर्ट में जाना पड़ा। हाई कोर्ट से जो है सरकार को कुछ समय दिया गया था कि इतने समय में इसको जो ट्रस्ट बनाया जाए करके, और उसकी आज सुनवाई हुई है। हाई कोर्ट का धन्यवाद करते हैं। हल्द्वानी वन प्रभाग ने एक अनोखी पहल करते हुए पुरानी वस्तुओं का संग्रह करना शुरू कर दिया है। इन वस्तुओं के माध्यम से वन विभाग अपनी पुरानी कार्यशैली प्रदर्शित करेगा। इसके लिए वन विभाग ने 1967 की एक लॉरी को संरक्षित करने का फैसला किया है। डीएफओ कुंदन कुमार ने बताया कि इस लॉरी में वन विभाग के कर्मचारी उस जमाने में गश्त किया करते थे। इसके साथ ही अन्य वस्तुओं का भी संग्रह किया जा रहा है।
ऐसे वस्तुओं की सूची मांगी गई है, जैसे जो पुराने वन विश्राम गृह के आगंतुक रजिस्टर हैं या फिर पुराने टाइपराइटर हैं, पुरानी गाड़ियां हैं, जिनसे वन विभाग की पुरानी कार्यशैली के बारे में पता चलता है। तो इसको लेके हम लोग सहेजने का प्रयास कर रहे हैं और इससे जो है जो भी वन विभाग के नव नियुक्त अधिकारी हैं या फिर स्थानीय लोग हैं, उनको भी वनों और वन्य जीवों के संरक्षण के लिए जागरूक किया जा सकेगा। आज विश्व गौरैया दिवस है। ये दिवस लोगों में गौरैया के प्रति जागरूकता बढ़ाने और उसके संरक्षण के लिए मनाया जाता है। जनपद पौड़ी के कोटद्वार भाबर क्षेत्र में नंदपुरी निवासी दिनेश चंद्र कुकरेती विलुप्त हो रहे पक्षियों के संरक्षण पर विशेष ध्यान दे रहे हैं। गौरैया के संरक्षण के लिए वे लकड़ी के घोंसले बनाते हैं। उन्होंने बताया कि अब तक उनके द्वारा 12,000 से अधिक घोंसले बनाए जा चुके हैं। ये सबसे पहले मैं बाजार से दूर से प्लाई कटवा के ले आता हूँ। प्लाई को छोटे छोटे नेस्ट बॉक्स बनाता हूँ, उनका सुराग करता हूँ और उसके बाद जहाँ तक संभव हो सके घर के आसपास से लेके पूरी जगह जहाँ मिले, चाहे हमारा उत्तराखंड हो चाहे अन्य प्रदेश हो, वहाँ तक भेजने की कोशिश करता हूँ। निःशुल्क लगाने की कोशिश करता हूँ, निःशुल्क देने की कोशिश करता हूँ। वहीं गौरैया दिवस पर पक्षी विशेषज्ञ राजीव बिष्ट ने बताया कि गौरैया एक सामाजिक पक्षी है, वो हमारे घरों के आसपास रहती है। उन्होंने बताया कि गौरैया फसलों को कीड़ों से बचाती है, इसलिए गौरैया का सभी को संरक्षण करना चाहिए। गौरैया की सबसे बड़ी बात है कि 26 प्रजातियां गौरैया की हमारे इंडिया में 5 प्रजातियां मिलती हैं। तो गौरैया जो है ये एक सामाजिक प्राणी है, ये ग्रुप में रहती है, फ्लॉक में जिसे बोलते हैं। इनके जहाँ पे आप देखिए गांव में झोपड़ियाँ होती हैं, वहाँ पे ये ज़्यादातर अधिकतर उसमें इनका वो प्रवास होता है। लेकिन अब हम लोगों ने इतना अपने हाईटेक कर दिया कि हमारे प्रवास के पास कोई चीज़ है ही नहीं इनके रहने के। वहीं नैनीताल जिले के लामाचोड़ के निवासी गोविंद किरौरा गौरैया बचाने की मुहिम में शामिल हैं। उन्होंने बताया कि पर्यावरण संतुलन में गौरैया महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। गौरैया अपने बच्चों को अल्फा और कैटवॉर्म नामक कीड़े खिलाती है, जो फसलों के लिए बेहद खतरनाक होते हैं। ये फसलों की पत्तियों को खाकर नष्ट कर देते हैं। इसके अलावा गौरैया मानसून के मौसम में दिखाई देने वाले कीड़े भी खाती है। ये भारत की नेचर फॉर एवर सोसाइटी ने और फ्रांस की एक और सोसाइटी थी, उन्होंने मिलके यूएन में एक प्रस्ताव रखा कि किसी एक दिन को 20 मार्च को स्पैरो डे, वर्ल्ड स्पैरो डे घोषित करना चाहिए, जिससे कि लोगों को स्पैरो के बारे में सोचने का और उसको कैसे हम फिर से स्पैरो को लाएं अपनी जो हमसे दूर हो गई है। तो एक वो दिन वो होगा इस दिन की वजह से वो है। तो फिर 2010 से यूएन ने वर्ल्ड स्पैरो डे घोषित किया है 20 मार्च को, तब से हम लोग मनाते हुए आ रहे हैं। पौड़ी जिले के एकेश्वर विकास खंड के अमोठा में विकेंद्रीकृत जलागम विकास ग्राम्य परियोजना के अंतर्गत विकास कार्य किए जा रहे हैं। परियोजना के तहत निर्मित ग्रोथ सेंटर में पशुपालकों और किसानों को एक ही छत के नीचे स्थानीय उत्पादों की पैकेजिंग, ग्रेडिंग और ब्रांडिंग की सुविधा मिल रही है। इस ग्रोथ सेंटर में करीब 350 महिलाएं कार्य कर रही हैं और 56 फेडरेशन जुड़े हुए हैं। ये ग्रोथ सेंटर तो हमारे जलागम द्वारा बनाया गया है, ग्राम्य द्वारा। इसमें 350 महिलाएं काम करती हैं और फेडरेशन की कितने फेडरेशन 56 फेडरेशन हैं, पर महिला इसमें 350 महिलाएं काम करती हैं। तो जो गांव के लोकल है उत्पादन, उसको यहाँ पे पैकिंग प्रोसेसिंग किया गया। भीमल के जैसे हमने चप्पल बनाए, भीमल के और शैम्पू बन रहा है, शैम्पू भीमल का शैम्पू चल रहा है यहाँ पे। और हमारे जो दालें हैं, जो मंडवा झंगोरा, उसका यहाँ से वो किया जाता है। इस ग्रोथ सेंटर की खास बात यह है कि यहाँ भीमल से बने शैम्पू, इसके रेशे से बनी चप्पल, बांस से बनी अगरबत्ती की स्टिक और जैविक खाद भी उपलब्ध है। यहाँ काम करने वाली महिलाओं का कहना है कि इस ग्रोथ सेंटर से जहाँ उनकी क्षमताओं का विकास हुआ, वहीं रोजगार मिलने से उन्हें आर्थिक रूप से मजबूती भी मिली है। हम यहाँ अपने फेडरेशन को विक्रय करते हैं और उसका जो भी हमें शुद्ध आय आमदनी मिलती है और हमारे उससे हमारा समूह आगे बढ़ता है, आय में वृद्धि होती है। और हम यहाँ फेडरेशन के स्तर पे माध्यम से हमें पैकिंग करने के लिए भी हफ्ते में समूह को बुलाया जाता है, जिससे महिलाएं यहाँ पे अच्छे से अच्छे कार्य करके अपने आय स्तर में वृद्धि कर रही हैं। ये सारे काम फेडरेशन के माध्यम से करते हैं और यही उसका विक्रय करते हैं। महिलाओं के लिए किस प्रकार का आय का साधन बनाया है?
ये एक बहुत अच्छा इनकम का साधन है। जो भीमल हमारा ऐसे ही वेस्ट हो जाता था, कुछ काम का नहीं था, तो उससे भी हम इनकम कर सकते हैं। उत्तराखंड की खबरों के लिए आप हमसे सोशल मीडिया के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं। हमारा ट्विटर हैंडल है DD News_देहरादून, हमारा फेसबुक पेज है DD News उत्तराखंड और हमारे यूट्यूब चैनल DD News उत्तराखंड को भी आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। कोरोना संक्रमण से बचने के लिए मास्क का अनिवार्य रूप से और सही ढंग से प्रयोग करें। साथ ही सामाजिक दूरी का ख्याल रखें, नियमित रूप से हाथ धोएं और याद रखें, कोरोना को हराना है, मास्क जरूर लगाना है। नमस्कार।